सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 22 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें मिसाइल रक्षा परियोजना जिसका नाम है गोल्डन डोम, इसको यूएसओ ने लॉन्च किया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस आयोजित किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए हेड बनाए गए हैं। न क्या उनका ही जो पुराने हेड थे आपके, उन्हीं का कार्यकाल एक्सटेंशन किया गया है। ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस मिसाइल रक्षा योजना का अनावरण किया? देखो क्या हुआ, हमें पता है इजराइल का सिस्टम। ठीक है, तो इजराइल के बारे में क्या पता, इजराइल के पास कौन सी वायु रक्षा प्रणाली है? आयरन डोम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयरन डोम। इसके बारे में पता, ये क्या है? ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको पता है, अच्छे से पता है। हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था, है ना। तो ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल अटैक्स को मतलब रोकता है। ठीक है, तो मिसाइल अटैक्स को, ये तो आपको पता ही है, मिसाइल अटैक को रोकता है या उससे रक्षा करता है। और ड्रोन या ड्रोन भी कह सकते हो, ड्रोन से भी बचाता है। तो ये आपको पता है आयरन डोम के बारे में। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या, डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो ना, चाचा जो आपके हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, ये यूएसए के अभी 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जी बने हैं। ये सब आपको बातें पता है, अच्छे से पता है। तो इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने की बात की। डिफेंस सिस्टम जो है इनका, उसका है उसको बढ़ाने का, उसको मजबूत करने की ओर इन्होंने कदम उठाए हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों करना चाहते हो? इन्होंने कहा कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया और, देखो, रशिया और चाइना, तो कितनी गंदी, तो रशिया और चाइना, ठीक है, तो रशिया एंड चाइना ने क्या किया है? राइट, न्यूक्लियर डील साइन किया है। तो रसिया और चाइना ने क्या किया? न्यूक्लियर डील साइन किया है। और इनको लगता है वो कोई भी डील साइन करेंगे, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। मतलब इनको ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। मतलब कि वो जो न्यूक्लियर डील साइन हुई है, जो भी कुछ करेंगे हमारे ऊपर बम गिराएंगे, हम मतलब, ठीक है, हमारे ऊपर बम गिराएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा। और इन्होंने कहा हम अपने डिफेंस सिस्टम को और तगड़ा बनाएंगे। तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, उसी के बेसिस पर देखो ट्रंप अनवेल्स $175 बिलियन। ठीक है, तो $175 बिलियन का गोल्डन डोम। तो कौन सा बनाने वाले? गोल्डन डोम बना रहे हैं। ठीक है, तो गोल्डन डोम, अब ये क्या है सर? ये एक तो आयरन डोम पर, मतलब आयरन डोम के अनुसार ही बनाया जा रहा है। ठीक है, डिफेंस सिस्टम के लिए, ये तो आपको पता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफेंस मिसाइल सिस्टम। डिफेंस मिसाइल मतलब मिसाइलों का तो अब छू भी नहीं पाएंगे यूएसए को। ठीक है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम अभी इसकी सिर्फ घोषणा हुई है, अभी बन नहीं गया। तो इसमें कितना, 3 साल टाइम लगने वाला है। 3 साल का इसमें टाइम लगने वाला है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये, और इस कितना बजट पास हुआ है? 175 बिलियन पैसा लगेगा, पैसा। ठीक है, तो 175 बिलियन इसमें पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। अच्छा, इसका उपयोग किस लिए होने वाला है, मैं अभी उपयोग तो बताऊंगा। एक तो ये देखो इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, मतलब ये हेल्प करने वाला है, काम आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ लो इंटर कॉन्टिनेंटल। और दूसरा क्या है? एक तो नेक्स्ट जनरेशन का है, मतलब जो जनरेशन चल रही इससे भी अगली पीढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम है। और क्या आप याद रखोगे? तो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल शील्ड, या मिसाइल शील्ड याद रखना बस, हो गया। मतलब मिसाइल शील्ड, मिसाइल से बचाएगा तो मिसाइल शील्ड, है ना। तो मिसाइल शील्ड सिस्टम है। चलो अच्छा यार, देखो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो इंग्लिश में, तो हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग नोट्स में आप हिंदी में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं हिंदी में ट्राई करूँगा लिखने के लिए। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मेरी स्पीड कम हो जाए, दैट्स वाई मैं ऐसा करूँ। ठीक है, चलो देखो, अब इस गोल्डन डोम परियोजना के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। उद्देश्य क्या है? सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। इसका नेटवर्क बनेगा जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाएंगे, उनका पीछा करेंगे, जरूरत पड़ पर उन्हें नष्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि सैटेलाइट्स होंगे जो मतलब जो दुश्मन मिसाइलें होंगी, उनका पता लगा के पीछा करेंगे और नष्ट कर देंगे। यह सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका को पारंपरिक या परमाणु क्षमता जैसे लैस क्रूज मिसाइलों से बचाएगा, बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने वाला, हाइपरसोनिक मिसाइलों से और ड्रोन से। तो इन सब से सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ठीक है, यूएसए को। इसमें हमला करने वाले सैटेलाइट्स की एक अलग टुकड़ी होगी जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है गोल्डन डोम का। देखो गोल्डन, अब देखो इनके साथ है, इनके पास है कनाडा।
कनाडा ने कही भैया हमसे भी यार कुछ ले दे कि हमारा हमको भी बचा लेना तुम लोग। तो कनाडा से इन्होंने कहा ठीक है तुम लोग कुछ पैसे देना, अभी इस बारे में बात हो रही है, अभी डील डन नहीं हुई। कनाडा इनको कुछ पैसे देगा तो ये कनाडा की भी हेल्प मतलब सुरक्षा करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और यहीं पर लिख लो, इसका नेतृत्व कौन करेंगे, मतलब हेड कौन करने वाले हैं, इसको हेड करने वाले हैं। देखो एक कौन है, स्पेस फोर्स में जनरल हैं आपके स्पेस फोर्स में, तो स्पेस फोर्स में जनरल हैं, उनका क्या नाम है, जनरल माइकल चाचा। आपके माइकल चाचा इसके हेड होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका नेतृत्व करने वाले हैं इस मिशन का, तो ये आपको ध्यान रखना, माइकल गुटलिन। तो माइकल गुटलिन ये आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, तो ये इनको हेड करने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको सिस्टम पता है, ये ही आपका है। गोल्डन डोम सिस्टम पार्सली इंस्पायर्ड बाय इजराइल्स जो आयरन डोम है, इसराइल का लैंड बेस्ड जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ओके। चलो तो ये है डोनाल्ड ट्रंप चाचा। तो ये आपका गोल्डन डोम सिस्टम पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, 3 साल के बन जाएगा, मतलब इनके टेन्योर के ख़त्म होते होते बन जाएगा। और देखो ये कुछ और अन्य वायु रक्षा प्रणालियाँ हैं। देखो इसराइल की कौन कौन सी, इसराइल के देखो आयरन डोम के बारे में हमने बात कर लिया, डेविड्स है, स्लिंग है, एरो 2, एरो 3, ये सब इसराइल के वायु रक्षा प्रणाली के नाम है, ठीक है। तो आयरन डोम कम दूरी का, इन सब के बारे में ये आप देख लेना। एरो जो है लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। S4 ट्रायम्फ, भैया ये तो हम सब भारत का बच्चा बच्चा नाम जान रहा है इसका, ये रूस ने हमको दिया था। और अभी पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा सा ठिठौली हुई थी, मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत था बट हमारे लिए तो क्या ही है, वो सब ऐसे ही है। तो उससे रक्षा की थी S400, हमने ये इसी के यूज किया था। और रूस का एक और बना लिया, रूस ने S500 भी बना लिया है, S500 भी बना लिया इसने। रूस ने कहा भैया ये भी ले लो यार, हमारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए खूब है। तो लंबी दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। थार्ड कहाँ है, ये USA का सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। HQ9 जो फेल हुआ था, पाकिस्तान के पास यही था भैया, पाकिस्तान के पास यही था, चाइनीज़ सामान। भाई चाइनीज़ के तो हम चार्जर पे भरोसा ना करें, तुम लोग एयर डिफेंस सिस्टम लगा के बैठे थे वो। तो ये सिस्टम है HQ9 प्रणाली, जो पाकिस्तान ने भी यूज किया था, चाइना का है। ये रूसी S300 से प्रेरित है, 125 किलोमीटर की मारक क्षमता है, बट इनका कुछ हो नहीं पाया, हमने ध्वस्त कर दिया। देखो भारत के पास और कौन सा, भारत के पास है एक, भारत के पास क्या क्या है, इंद्रजाल, आपने सुना होगा इंद्रजाल, इंद्रजाल सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो। इंद्रजाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, DRDO ने इसको बनाया, ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम ये आपको पता है। और क्या है भारत के पास, भारत के पास समर है, ये भी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इस पर हमने आकाश मिसाइल का यूज किया है, आकाश मिसाइल का इसमें हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गोल्डन डोम, ठीक है। चलिए USA के बारे में ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनकर इतिहास रचा है। देखो इतिहास, मैं पहले आपको एक बताता हूँ, एक योजना है हमारे पास, देखो ये कौन सी योजना है, मैंने लगाया या नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर कर लेते। एक उल्लास योजना है, उल्लास योजना, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले तो, इसको चालू कब किया गया था ये भी लिखना है। तो अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये योजना भी। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप लिख लो भैया, लर्निंग फॉर ऑल, ओके। तो लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, समाज में सबको शिक्षित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो 15 साल या 15 से प्लस, 15 साल या 15 साल से बड़े लोगों को, वयस्क जो होंगे उनको एक मतलब सामान्य शिक्षा देना, वयस्कों को सशक्त बनाना, इसका फुल फॉर्म मतलब इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब से कब तक के लिए लॉन्च किया गया था, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2022 में लॉन्च हुआ था, और 27 तक चलने वाला है अभी, ठीक है। अभी तक इसकी कोई डेट बढ़ाई नहीं गई है। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था जन जन साक्षर बनाना, ये इसकी टैगलाइन है। तो जन जन साक्षर बनाना। तो इस योजना के तहत पहला साक्षर बनने वाला कौन हो गया है, मिजोरम हो गया है। अब मैं मिजोरम के बारे में सारी बात बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मिजोरम हो गया, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। चलो आप मिजोरम के बारे में करते हैं। तो मिजोरम बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट विथ 98.2% लिटरेसी रेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव, इसी के बारे में हमने कर लिया अभी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ है। तो पहली बात तो ये बिकम्स इंडियाज फर्स्ट, मतलब पहला बना है, फर्स्ट पहला, ठीक है। तो
फर्स्ट लिटरेट, ठीक है, तो पहला लिटरेट हो गया, फर्स्ट लिटरेट हो गया, पहला साक्षर, ठीक। अब और क्या है, यही देखो हैप्पीएस्ट स्टेट भी है भाई इंडिया में। हैप्पीएस्ट स्टेट कौन सा है, यही है हैप्पीएस्ट स्टेट। कौन, मिजोरम है। मिजोरम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मिजोरम के बारे में हम सारी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है, तो हैप्पीएस्ट सिटी का टैग जानते हो, तुम्हें भरोसा नहीं होगा किसको मिल रहा है, कानपुर को। भाई ये पान खा खा के लोग कैसे खुश रह रहे हैं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ यार, ये पान खा के लोग खुश हैं। हैप्पीएस्ट सिटी किस बेसिस पे कानपुर खुश है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, केरल को अभी हाल में डिजिटल स्टेट के रूप में मिला था इसको, है ना, डिजिटल स्टेट कौन सा है, केरल। पहला डिजिटल स्टेट केरल है। अच्छा, पहला सिटी जो लिटरेट हुए, सिटी लिटरेट कौन हो, इसको मिला, तो ये कोझिकोड है आपका, ठीक है। कोझिकोड आपका कहाँ, कोझिकोड है का, कोझिकोड भी केरल का शहर है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट लिटरेट सिटी कौन है, कोझिकोड। फर्स्ट लिटरेट स्टेट कौन बन गया है, मिजोरम, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट सिटी भी मिजोरम है, सॉरी हैप्पीएस्ट सिटी कानपुर है, हैप्पीएस्ट स्टेट मिजोरम है, केरल डिजिटल स्टेट है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो मिजोरम के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो, ऑल इंडिया रेडियो ने पोस्ट किया है, तो मिजोरम एज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ भारत अंडर उल्लास नव भारत सशक्त साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे मिजोरम के बारे में क्या डाटा है। तो देखो, मिजोरम का बाद इसका लिटरेसी रेट पहले कितना था, तो मिजोरम का लिटरेसी रेट यहीं पे कर लेंगे, चलो यहाँ पर। अच्छा, जगह नहीं है यार कहीं पे। तो जो मिजोरम है इसका लिटरेसी रेट पहले कितना था, लिटरेसी रेट जो था इनका 95% है, ठीक है। अभी इसको लेटेस्ट डाटा 95% से 98.2%, ये जो आपने ये देखा, ठीक है, 98.2% हो गया है। तो एक तो ये पता रखना है आपको लिटरेसी रेट। 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, ये भी हम मिजोरम के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग मिजोरम का लिटरेसी रेट कितना था, 91.33, ठीक है। और जबकि केरल का कितना था, केरल तब था टॉप पे 94%, है ना। अब केरल को भी आगे पीछे छोड़ दिया, 98.2% हो गया। ये ध्यान रखना है आपको कुल मिला के, ठीक है। चलो, अच्छा मिजोरम के बारे में बताओ, मिजोरम के सीएम कौन है, सीएम कौन है यहाँ के, सीएम बताओ, सीएम। तो पहली बात, सीएम कौन है, लाल दुहमा। तो लाल दुहमा के आपका नाम ध्यान रखना, लाल दुहमा, ऐसे नहीं, तो लाल दुहमा, ठीक है। तो लाल दुहमा यहाँ के मिजोरम के सीएम हो गए। यहाँ की कैपिटल कौन है, कैपिटल आइजोल, है ना, आइजोल यहाँ की कैपिटल है, आइजोल यहाँ की कैपिटल सिटी है। और गवर्नर जिन्होंने ये घोषणा की है, गवर्नर कौन है, गवर्नर वीके सिंह है, ठीक है। तो इन्होंने ही घोषणा की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है, ठीक है, मिजोरम। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये कुछ और करते हैं। अच्छा, लू, ये सब आपकी लोकल बिंड्स हैं। लोकल बिंड्स लू कहाँ चलती है, लू चलती है आपकी नॉर्थ इंडिया में, ये तो आपको पता है ना। लोकल बिंड्स है, लू चलती है नॉर्थ इंडिया में। मैंगो शावर ये आपकी प्री मानसून रेन है। मैंगो शावर कहाँ चलती है, कर्नाटका और केरल, ध्यान रखना है, कर्नाटका और केरल। मैंगो शावर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आम की फसल को पकाने में बहुत हेल्प करती है। चेरी ब्लूजम कहाँ चलती है, ये भी केरल। अगर केरल ऑप्शन पे नहीं होता तो आपको कर्नाटक मार्क करना है। काल बैशाखी ये आपका वेस्ट बंगाल, और बोरदोइशला तो ये आपके असम में, ठीक है। तो ये सब आपका ये सब आपकी क्या है, सॉरी प्री मानसून रेंज है, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताओ भैया। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा जाएगा, मैं तो कहता हूँ। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, तो इंटरनेशनल अच्छा, ये जो ऑप्शन दिए हैं ना सारे, इन सब के बताओ इस दिन कौन कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2025 का सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। ये कब होता है, पहली बात तो इसका 22 मई को सेलिब्रेशन होता है, मतलब आज के दिन ही इसको मनाया जाता है। इसको घोषणा किसने की थी इसको मनाए जाने की, तो घोषणा करने वाला था आपका अपना यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूएन ने घोषणा की थी। और प्रपोजल कब इसको पारित हुआ, प्रपोजल आया हमारा सन 2000 में। सन 2000 में यूएनजीओ मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका प्रपोजल रखा गया, ठीक है। तो प्रपोजल रखा गया, तो ये तो आपको पता है। और इसको पहली बार फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया, फिर तो फर्स्ट टाइम इसका सेलिब्रेशन हुआ 2001 में, ठीक है। तो प्रपोजल 2000 में और 2001 में इसका सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हो चुकी थी हमारे पास, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सभा कब हुई थी, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये बताओ ये कब हुई थी। ये आपको बताना ही है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में आपके। ये हुआ था 1992 में, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको पता चल गई।
अब देखो एक एक घोषणा पत्र है, उसके उसके बारे में भी आपको ध्यान रखिए। उस घोषणा का नाम लिख देता हूँ पहले। कुनमिन, ये बताओ कुनमिन कहाँ है, कुनमिन शहर कहाँ है, कुनमिन मॉन्ट्रियल, तो कुनमिन मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन। तो ये इस घोषणा का संबंध किससे है, इस घोषणा का संबंध भी आपका किससे है, इस घोषणा का संबंध आपका किससे, बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। तो इसका भी संबंध आपका बायोडाइवर्सिटी से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये कुनमिन कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ, तो ये तो आप बता दो यार, ठीक है। तो ये तो आप बता दो कुनमिन कहाँ, कुनमिन आपका ये शहर आपका चाइना में है, तो कुनमिन आपका चाइना में है और मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल आपका कनाडा हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 22 आंसर, 22 मई इसका करेक्ट आंसर है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अब इसकी अच्छा देखो, इंटरनेशनल जो बायोलॉजिकल डे है, बायोडाइवर्सिटी डे है, तो इसको थीम क्या है 2025 की थीम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम बताओ 2025 वाली, तो इसको थीम लिख लो, हारमोनी, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो हारमोनी विथ नेचर, ठीक है। तो हारमोनी विथ नेचर इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब हुआ मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलना है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एंड मतलब सतत विकास, ठीक है। सस्टेनेबल, तो ये तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर किसी में आता है ना, ये तो साथ में इसको लगा देते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में भी लिख दूँ क्या, हिंदी में चलो लिख देता हूँ, तो फिर कहोगे सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो लिखो प्रकृति के साथ, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना, एक तो सामंजस्य, ठीक है। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसकी 2025 की थीम हो गई, ठीक है। तो और इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 2001 में, तो ये आपको पता है, ठीक है। 2001 में इसको शुरुआत हुई थी। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में है, और इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको नॉर्थ ईस्ट मार्क करना है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के बाद नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में, तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके टोटल देखो, टोटल 18 है, जबकि यूनेस्को की लिस्ट में कितने ऐड है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग 18 है, बट यूनेस्को की लिस्ट में 12, ठीक है। चलिए ओके। तो अच्छा देखो ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर, तो आंसर आपका 22 में हो गया। अच्छा ये 22 मार्च को कौन सा जल दिवस होता है, 22 मार्च को जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है ना, पृथ्वी दिवस होता है। जल दिवस की अच्छा थीम क्या थी इस बार थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, याद है ना आपको। 21 जून को आपको योग दिवस होता है, योग दिवस की थीम आप कमेंट करके बताना है, तो योगा डे की आपको थीम कमेंट करके बताना है। बताओ भाई, इसकी थीम मैं इतनी बार पढ़ाया हूँ क्लासेस में तुम लोगों को ना, तुम भूलना नहीं चाहिए। चलो अच्छा कि ज्ञानपीठ अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला, किसको किसको मिला, तो गुलजार जी को एक तो मिला, गुलजार, ठीक है। तो गुलजार जी को मिला, गुलजार जी बहुत ही फेमस संगीतकार हैं। और किसको, जगत गुरु रामभद्राचार्य, श्री रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। तो रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इन दोनों को मिला है 2025 वाला, और ये हाईएस्ट पुरस्कार है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ना, साहित्य का हाईएस्ट मतलब, ठीक है। व्यास सम्मान अभी हाल ही में किसे मिला, सूर्य बालाजी को, तो सूर्य बालाजी को, तो सूर्य, ये क्या ही लिख रहा हूँ आज, सूर्य बालाजी को क्या व्यास सम्मान मिला। साहित्य अकादमी का हिंदी पुरस्कार किसको, गगन गिल को, ठीक है। तो गगन गिल याद रखिएगा, गगन गिल को ये अवार्ड मिला। पुलित्जर अवार्ड ये किस में दिया था, ये जर्नलिज्म में, ठीक है। तो जर्नलिज्म में का श्रेणी में ये अवार्ड मिलता है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अच्छा इसका आंसर कर पाओगे तुम लोग, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह तो, है ना। तो इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलो अच्छा, पहली बार किसे पुरस्कार, पहला भारतीय कौन था जिसको बुकर पुरस्कार मिला। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, बानू मुश्ताक का एक नॉवेल था लाइट हर्ट लैम्प, ठीक है, वो शामिल हुआ था इस लिस्ट में, है ना। तो पहले बात इसकी शुरुआत कब हुई, स्टार्ट कब हुआ ये, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किस लिए मिलता है, तो इंग्लिश जो ट्रांसलेटेड होता है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक्स को, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक्स को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो बुक्स को ये अवार्ड मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो विनर कौन हो गया, अच्छा देखो ये उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है जो यूके या आयरलैंड में इनको पब्लिश किया जाता है जब,
ठीक है। तो यूके या आयरलैंड में जब पब्लिश होती हैं तब उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि यूके या आयरलैंड ही इसको प्रदान करता है। ठीक है। और इसकी प्राइज़ मनी क्या होती है, प्राइज़ मनी, तो प्राइज़ मनी होती है, लिखो 50,000 पाउंड। अब पाउंड में क्यों, क्योंकि ये यूके की मुद्रा है। ठीक है, तो पाउंड। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें विनर कौन है, विनर का नाम लिख लो, विनर का नाम लिखो, शब्द विनर, विनर का नाम लिखो बानू मुश्ताक। पहले कौन सा बुक का रचना कौन सी है वो लिखो पहले, तो हर्ट लैम्प। ठीक है, तो हर्ट लैम्प इसमें विनर हुआ है। ये किसमें, ये तो आपको बाद में बताऊंगा। बानू मुश्ताक इसकी राइटर है। ठीक है, तो बानू मुश्ताक, तो बानू मुश्ताक इसकी राइटर हैं, जो जिन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा था ये। ठीक है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा था, इसका हमने ट्रांसलेशन किसने किया, तो ट्रांसलेशन करने वाली भी इसी पिक्चर में है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किसने किया, ट्रांसलेशन करने वाली कौन है, दीपा बिष्ट जी। ठीक है, तो दीपा बिष्ट जी इसके ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने यूके में इसको पब्लिश किया। ठीक है, फिर ये तो आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो यूके आयरलैंड में पब्लिश। अच्छा, इसमें इस बुक में क्या था, इस बुक में मुस्लिम महिलाओं के बारे में था, मुस्लिम महिला को जो रोज़मर्रा का संघर्ष है। तो 30 वर्ष तक की लघु कहानियाँ इसमें संग्रह की गई है, और पहली लघु कहानी है जिसको बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, चलो, तो अब और क्या, अच्छा ये बताओ तुम लोग, ये पहला भारतीय कौन, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करो पहले, बानू मुश्ताक को ये अवार्ड मिला। और ऑप्शन, चलो अब कुछ क्वेश्चन है आपको आंसर करना। पहला भारतीय जिसको मिला है, फर्स्ट भारतीय कौन है, अच्छा चलो यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने स्लाइड बना रखी है जो। चलो, तो पहला भारतीय, तो ये तो आपने देख लिया है, हर्ट लैम्प द क्वाइट पावर ऑफ टू वुमेन इन साड़ीज एम्ब्रेसिंग ईच अदर आफ्टर देयर बुकर विनर। ठीक है, तो ये दोनों महिलाओं के आप देख सकते हो। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट भारतीय का नाम बताना है भैया, फर्स्ट भारतीय कौन है, फर्स्ट भारतीय का नाम बताओ, फर्स्ट इंडियन फीमेल का भी नाम बताओ। तो इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल का, पहली भारतीय महिला का नाम भी बताओ। ठीक है, तो ये भी बताओ, और क्या बता सकते हो। और 2024 में किसको मिला है, ठीक है, 2024 में किसने मिला, तो ये सब बताना है। तो अच्छा, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे BS नायपाल, है ना। तो BS नायपाल किस रचना के लिए इनको मिला था, तो BS नायपाल इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, इनकी रचना का नाम है इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, तो इन अ फ्री स्टेट ये इनकी रचना थी, इस रचना के लिए मिला था। ठीक है, और फर्स्ट महिला कौन थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, तो अरुंधति राय। ये बुकर पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, अरुंधति राय को। ठीक है, तो अरुंधति राय, इनकी क्या रचना थी, इनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय के बारे में। ओके, चलो, और 2024 में किसे मिला था, 2024 में मिला था सामांथा हार्वे को। तो 2024 में सामांथा हार्वे, इनकी रचना क्या नाम था, इनकी रचना का नाम है द ऑर्बिटल। ठीक है, तो द ऑर्बिटल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली भारतीय कौन थी, फर्स्ट भारतीय का नाम बताओ। तो फर्स्ट भारतीय, और 2024 वाला तो बताएंगे। तो फर्स्ट भारतीय थे गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री को मिला था ये किसके लिए, रेत की समाधि के लिए, रेत की समाधि। ठीक है, तो रेत की समाधि ये कब इनको मिला था, 2022 में। ओके, और 2024 वाला पुरस्कार किसे मिला है, 2024 वाला मिला था जेनी अर्पनबेक। तो जेनी अर्पनबेक, ओके, जेनी अर्पनबेक को ये अवार्ड मिला था। ये कब मिला था, ये किसकी रचना है, कैरोश के लिए। ठीक है, तो कैरोश के लिए इनका उपन्यास है, नोबेल है कैरोश, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, आपने आंसर मार्क कर लिया ना, चलो। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, देखो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका मतलब क्या हो, इसकी स्थापना को भी 1887 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना हुई, बट इसका नामकरण कब हुआ, नामकरण हुआ 1920 में, इसको आईबी नाम दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका नामकरण किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करता था, इसका काम होता था भारत के लिए अंदर एंड बाहर की खुफिया जानकारी लिखता था, अंदर या बाहर। तो अंदर या बाहर की जो खुफिया जानकारी होती थी वो इकट्ठा करता था, खुफिया जानकारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये होता था हमारे आईबी का काम, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम। बट इसके बाद एक चेंज आया 1968 में। 1968 में क्या हो गया, तो 1968 में हुआ, हमारे पास आ गया रॉ का फुल फॉर्म लिख सकते हो कोई, ये इसकी स्थापना हो गई। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च, इसका फुल फॉर्म भी लिख ही लो, रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक, रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो ये क्या करने वाला, ये काम करने वाला भारत के बाहर की खुफिया जानकारी,
ठीक है। भारत के बाहर जितनी भी खुफिया जानकारी होती थी अब ये इकट्ठा करने लगा। तो अब आईबी क्या करता था, अब ये सिर्फ अंदर की जानकारी रखता था, ठीक है, भारत के अंदर। एक तो ये आपको ध्यान रखना। चलो अभी हाल ही में अब आईबी के हेड किसे बनाया गया और हेड क्यों बनाया गया वो भी बताना है। हेड आईपीएस तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका, अब इनका एक्सटेंशन हुआ है 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल को इनको एक्सटेंशन 1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया। सर ये क्यों दिया गया भैया, क्योंकि इनको थोड़ा हम स्पेशल फील करवाना चाहते थे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर मिटाने वालों को सिंदूर अब देखिएगा ही नहीं कहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकाने। तो जो 9 के 9 ठिकाने थे, 9 ठिकानों की सटीक जानकारी इन्होंने दी थी। 9 ठिकानों की जो सटीक जानकारी थी ना, सटीक जानकारी देने वाले कौन थे? यही थे भैया, आईपीएस तपन कुमार डेका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तपन कुमार डेका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है बताओ। अच्छा ये बताओ, अजय कुमार का नाम तो जानते होगे, अजय कुमार कौन है? तो ये यूपीएससी के अभी हाल ही में, तो यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए इनको, यूपीएससी के चेयरमैन, ठीक है। और बी आर गवई, ये को जानते हो, 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, है ना। चलिए आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपको 21 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत हुई है 2019 में, इसकी घोषणा हुई है, मतलब मान लो तो 2019 से घोषणा हुई है और 21 मई को हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है इस साल की? थीम है टी फॉर बेटर लाइफ, ठीक है। तो टी फॉर बेटर लाइफ, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, पेय पदार्थ में इसका कौन सा नंबर आता है? टी फॉर बेटर लाइफ तो इसकी थीम हो गई। इंटरनेशनल पेय पदार्थ में, जो पेय पदार्थ में पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हमारे पास पानी है, ऑब्वियसली पानी ही होगा, जल होगा, वाटर होगा। दूसरे नंबर पर चाय है ना। चाय आप कभी भी पी सकते हो, सो के उठो चाय, सोने से पहले चाय, दोपहर में चाय, शाम में चाय, ब्रेकअप के पहले चाय, ब्रेकअप के बाद चाय, सोने से पहले, पढ़ने के लिए, हर चीज़ में चाय। कोई आया है तो चाय, कोई जा रहा है तो चाय, किसी के साथ चलना है तो चाय, कोई बहाना तो चाय, है ना। चाय 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 चाय। चलो, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है? तो कौन सा लैटिन, ये भैया इसको शुरुआत करने वाला कौन था? शुरुआत करने वाला, स्टार्ट तो चाइना ने किया था, ये तो आपको पता है। अभी कौन शामिल हो गया इसमें? शामिल होने वाला देश कौन है? कोलंबिया। नंबर 6, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखो, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ठीक है, 2025 इसकी शुरुआत हो गई अभी हाल ही में। कहाँ हुई है? तो इसकी होस्ट कौन है? होस्ट लिखो पहले, होस्ट है हमारा, होस्ट कौन है? होस्ट है रोटरडैम। रोटरडैम कहाँ पर स्थित है? तो रोटरडैम होस्ट है, जो कि हमारा नीदरलैंड, इसको हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है, नीदरलैंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नीदरलैंड की कैपिटल आप कमेंट करके बताओ, कैपिटल बता दो नीदरलैंड की। तो इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करने वाला, ठीक है, तो भारत भी इसमें भाग लेने वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है अक्षय ऊर्जा, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अक्षय ऊर्जा, या आप इसी को नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हो, ठीक है, नवीकरणीय, इस ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होने वाला है, ये तो आपको पता है। अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है? भारत का क्या लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य है 2070। 2070 सर किस लिए? 2070 इसलिए कि हमें 2070 तक शुद्ध रूप से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है, शुद्ध शून्य, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन को 0 करना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2047 हमारा क्या लक्ष्य है? 2047, तो 2047 हमारा लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र बनना, मतलब अपने ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। और देखो, भारत के बारे में और क्या इस रिपोर्ट में आई, इस समिति में बताया गया, इस समिति में बताया गया कि 233 गीगावाट भारत के पास ऊर्जा है। इसमें सबसे टॉप पे कौन है? टॉप पे सोलर एनर्जी, ठीक है, तो सोलर एनर्जी टॉप पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी टॉप पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें बस आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये कैपिटल मैं बता देता हूँ, रोटरडैम नीदरलैंड की कैपिटल क्या है बताओ? अभी तक कोई बता नहीं पाया, तो एम्स्टर्डम, ठीक है, तो लिख लो एम्स्टर्डम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी कैपिटल हो गई। चलो, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है बताओ? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नीदरलैंड, रोटरडैम। ओके, चलो, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई? ये यूपी के बहराइच जिले में,
ठीक है। तो यूपी के बहराइच ज़िले में ये प्रारंभ होने वाली, ठीक है। तो बहराइच ज़िले में ये प्रारंभ होगी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यूपी का बहराइच ज़िला, ओके। चलिए और क्या जानते हैं, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से? तो ये स्पेन देश से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।